महमल, आप कहिएगा, ब्रेक पर जाने से पहले भट्टी साहब ने दिलचस्प बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है नए चीफ जस्टिस के आने से और जिस तरह से वो मामला लेके चल रहे हैं उससे। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान देकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। आप इत्तेफाक करती हैं दोनों बातों से या नहीं? नहीं एलिना, देखें, हुकूमत कोई बौखलाहट का शिकार नहीं है। हुकूमत जो चीज़ चाहती थी वो ये 26वीं जो आईनी तरमीम हुई है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो अचीव कर ली। खासतौर पे जो एक जिस फ़खर ने भी बात की कि मंसूर शाह साहब से और मुनीब अख्तर साहब से तो उनको जो मसाइल थे वो काफ़ी सामने भी आ गए थे, तो इसलिए बौखलाहट का नहीं है। लेकिन जो वैसे आपका जो एक ओवरऑल बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जो एक माहौल, यानी अगर इस तरह से कन्फ्रंटेशन मजीद चलती रही तो ये हुकूमत को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए अलीना, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मुल्क एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हुकूमत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। मतलब आप देखें जुडिशरी के साथ जो मामला थे वो भी काफ़ी हद तक इस तरमीम के साथ जो है वो कन्फ्रंटेशन उससे जो है काफ़ी हद तक ख़त्म भी होगी, आगे बढ़ गए हैं अब उससे। अच्छा, फिर आप देख लें कि इन्फ्लेशन कम है, रेमिटेंसेज बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी जो ओवरऑल एक फोरकास्ट है मुल्क की वो आपकी एक अच्छी है। तो हुकूमत को तो ऐसे माहौल में चाहिए कि उनको तो बल्कि टाइम बाय करना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ताकि जो इसके गेन्स हैं स्टेबिलिटी के वो आम आवाम तक पहुंचे। अगर हुकूमत अपने लिए जबकि इस वक्त कोई हुकूमत के लिए आप देखें कोई थ्रेट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहीं जा रही है, नंबर्स का कोई मसला और कुछ, तो खुद क्राइसिस जो है ये हुकूमत को नहीं पैदा करनी चाहिए। ये हमने पीटीआई के दौर में भी देखा था कि एक तो वो खुद उन्होंने काफी क्राइसिस पैदा किया, फिर एक जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना कि जी 10 ईयर प्लान, हाँ ये पीटीआई के दौर में भी था कि जी 2028 तक का तो कम से कम प्लान है। यहाँ पर देखें हमें पता है हमारी सियासत जो कितनी तेजी से तब्दील होती है, चीजें होती है, तो यहाँ पर चले 3 महीने 6 महीने का चले आप प्लान कर लें, ये 10 साल का जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर है उसको इस तरह के प्लान नहीं करने चाहिए। और ये कि हम जो है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ले लें हर चीज का और हम चीजें मैनेज करें, ये इस तरीके से चीजें मैनेज नहीं होती। तो अब आप देखें लीना कि पीटीआई के अंदर अगर हम देख लें, सियासी तौर पर भी देख लेते हैं, पीटीआई के अंदर एक मैसिव डिवीजन है, वो उसका शिकार है, रोजाना कोई ना कोई लड़ाई होती है, खान साहब अभी जेल में है। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक के बाद एक कोई फ्रंट हो रहे, अब ईज अप करते ये दे डोंट हैव टू पिक अप। हुकूमत अब क्या फ्रंट खोल सकती है आपके ख्याल में? क्या आईनी बेंचेस के ऊपर अगर वो कह रही है कि मंसूर साहब और मुनीब साहब ना, वो भी एक फ्रंट होगा? देखिए नहीं ना, जो एक रिजर्व सीट्स वाली चीज भी है, मैंने एक दफा पहले भी बात की थी कि जो अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन हो रही है, अभी आईनी बेंचेस के ऊपर तो बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन देखें इस वक्त जो चीफ जस्टिस आए हैं वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है। पीटीआई ने भी जिस तरह जो है उनको ओपनली उन्होंने वेलकम भी किया, क्रॉस द बोर्ड उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो जो शख्स नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, यानी नून ये नहीं कह सकती वो पीटीआई के साथ है, पीटीआई ये नहीं कह सकती कि वो पीडीएम के साथ है, तो उसको आप बगैर कॉन्ट्रोवर्सी के चलने दें। स्टेबिलिटी के गेन जो है लोगों तक तभी पहुंचेंगे अगर ये कुछ ना करें। हाँ, कोई इस तरह की चीजें जिस तरह होती हैं कि अगर किसी को बेल मिल जाती है, कोई लीडर्स को ऑपोजिशन को जल्द से कर लेती है, कुछ तरह की चीजें, ये तो होनी होती हैं। इस चीज को आप क्यों आप रोकना चाहते हैं? आप फोकस करें डिलीवरी और गवर्नेंस के ऊपर, ना कि ये कि कोई न्यू क्राइसिस पैदा करें। हाँ, अगर कोई इस तरह की तरमीम के अंदर चीजें, जिस तरह बात हो रही थी कि जी लोकल बॉडीज जो है उनके लिए कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए जो कि यानी कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस और ये चीजें बेहतर करे, उसके ऊपर जरूर करनी चाहिए। अब आप देखें खान साहब की, मैं वैसे जो पीटीआई की मिसाल दे रही थी कि वो सेम पेज के ऊपर एक गवर्नमेंट आई थी, चले गवर्नेंस और डिलीवरी के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतने फ्रंट खोल लिए, अपनी ऑपोजिशन के साथ भी उन्होंने फ्रंट खोलिए, फिर जी काजी फाइजीसा को नहीं लगने देना, उनके खिलाफ रेफरेंस कर ली। मीडिया जो ऑलरेडी कंट्रोल में था उसके बावजूद का नहीं, पीएमडीए भी लिया है, फलाना कानून भी लिया है, इस तरह की चीजें। अच्छा, फिर जनरल फेयर्स के ऊपर लड़ाई कर ली, आर्मी चीफ के ऊपर, एक उसको रिटेन करने के लिए उनको डीजी आईएसआई कि उन्हीं को आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी का लगवाना है, चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लगवाना है, मीडिया पे भी टोटल कंट्रोल करना है। ये जो चीजें होती है ना, ये सारी फिर बैकफायर करती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए। एक और चीज जो मैं हुकूमत को कहना चाहती हूँ, ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं अरीना, खा वो बलोच हों या वो पश्तून हों, तो आपको उनके या उनकी बातों से अगर हुकूमत को इख्तलाफ भी है, 50 इख्तलाफ हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, एक जो उनसे आप पॉलिटिकल डायलॉग करें, उसको आप इस चीज को भी आप आउटसोर्स ना करें, क्योंकि आप इस तरह से मत करिए। जो पावर बेस्ड मिलिट्री सॉल्यूशंस होती हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए, ये नहीं होती। तो ये लोगों को, ऐसे लोगों को भी अपने कौमी धारे के अंदर आना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना
करना चाहिए। तो ये जो चीजें जब आप करेंगे, जब आप मामला दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ आप कहती हैं कि अब अपनी मर्जी की शख्सियात लगाने के ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बैकफायर करता है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है सलीम साफी साहब के ये हुकूमत तो शुरू से कहती आई है कि, और कभी इशारों किनारों में बड़े, कभी बिलावल भुट्टो साहब की तरह खुल के कि उनकी बका और उनकी हुकूमत की बका इस चीज़ पर मुनहसर है कि अदलिया में नया चीफ जस्टिस कौन हो कौन ना हो। पसे पर्दा उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर ये शख्सियत लग जाएंगे तो ये वाला केस खुल जाएगा और हमारी बका मुश्किल में पड़ जाएगी। तो क्या वाकई में बैकफायर किया हुकूमत के लिए, या फिर कहीं ना कहीं हुकूमत को इससे स्टेबिलिटी मिली? नहीं, अगर ये हुकूमत की का ख्याल है तो फिर ये तो बहुत बड़ी खाम ख्याली है। और अगर हुकूमत शख्सियात पे इन्हिसार कर रही है तो ये भी खाम ख्याली है। अब चाहिए ये कि देखें, अदलिया से हुकूमत को अगर कोई शिकवा था भी तो अब वो दूर हो जाना चाहिए। और जिस तरह मैमल ने फरमाया कि जस्टिस यहिया अफरीदी पे अभी तक किसी को कोई एतराज़ नहीं है, तो इसके बाद भी मामलात अदलिया के अपने हाथों में लेने या खुद डिक्टेट करने या खुद चलाने की बजाय हुकूमती लोगों को चाहिए कि अब अदलिया को वो चीफ जस्टिस पे छोड़ दे और हुकूमत अपने काम से काम रखे। अगर हुकूमत इसके बाद भी अदलिया में मुदाखलत करेगी या शख्सियात पे इन्हिसार करेगी तो उससे खुद हुकूमत को नुकसान होगा। माजी में भी हमेशा नुकसान हुआ है और अब भी उनको नुकसान होगा। लेकिन सर, अमेंडमेंट के बाद तो हुकूमत का अमल दखल हो गया ना, गिवन जुडिशल कमीशन की, जैसे अभी मैं बताया, हैयत के बाद हुकूमत का एक बहुत बड़ा चंक है जो कि हुकूमत बल्कि पार्लियामेंटेरियंस का एक बहुत बड़ा चंक है जो कि ये फैसले करेगा। वो वन टाइम अमल दखल होता है और वन टाइम अमल दखल होना चाहिए। और दूसरा, अब जस्टिस मंसूर साहब और जस्टिस मुनीब साहब भी उसी तरह के जस्टिस हैं, उसी तरह के जजेस हैं जिस तरह के जस्टिस यहिया अफरीदी साहब हैं। तो उनको किस बेंच में शामिल होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, ये फिर मुतालिका फोरम्स का फैसला होना चाहिए। वज़रा को इसके बारे में कोई राय नहीं देनी चाहिए। और अरीना, आज स्पीकर अयाज सादिक साहब ने इजलास के दौरान इजलास की सदारत करते हुए वजाहत भी दी है और जो तासुब लिया गया है उसकी तरदीद भी की है। उन्होंने आज असम्बली इजलास के दौरान इस नुक्ते को उठाया कि मैनेजर का मैं इंटरव्यू दिया था और उसको एक अखबार ने और एक अंग्रेजी अखबार ने, न्यूज़ नहीं, उसने जिस तरीके से रिपोर्ट किया है तो वो मेरे गुफ्तगू से मुआफ़क़त नहीं रखती। वो ये तासुर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी असल में जो भी चीज़ हमारी तरफ आती है वो थ्रू इलेक्शन कमीशन आती है और हम उसमें इलेक्शन कमीशन को ही फॉलो करते हैं। लेकिन उधर इलेक्शन कमीशन फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का मातहत है या उसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने हैं तो ऑटोमेटिकली कौमी मेंबरान भी उसमें आते हैं। तो उन्होंने इसकी तरदीद की है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के उस अखबार में शाया किया गया है। ठीक है, मतलब वो जो कौमी असम्बली होती है वो अपनी तही एक्शन नहीं ले सकती, नोटिफाई होते हैं पहले इलेक्शन कमीशन से और फिर ये एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। यही अपने तही जो है इस मामले में, इसलिए उसने एक खातून की मिसाल भी दी है JUI की एक, उसका कि जब तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था तो अपने तय हम उसको नहीं कर सकते थे और न कोई और फोरम ये काम कर सकता है। मसलन किसी मेंबर को नोटिफाई करना किसी इलेक्शन से मुतालिक किसी मामले को वो इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। ठीक है, मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। जी लीना, देखिए एक चीज तो ये कि मैंने कहा कि जो ये बात है यहाँ पर हो रही थी कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं, या जस्टिस मुनीब की भी बात हो रही थी। देखिए जस्टिस मुनीब ने तो जो 63A वाला फैसला था, फिर जिस तरीके से वो काजी फैजी साहब, वो तो वैसे ही, वो तो बंदयाल साहब की एक लेगेसी, मैंने आपको कहा पहले भी इस शो पे कहा था कि वो तो उसी चीज को पुश करी जा रहे थे। तो उनका तो एक वैसे ही हुकूमत के साथ मामला जो है वो एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। तो जहां तक जस्टिस मंसूर अली शाह की बात है, वो भी मैंने आपको बताया था कि वो जो 3 मई को आजम तारड़ साहब गए हैं और उसके बाद फिर 6
6 मई को उन्होंने जो पेशावर हाईकोर्ट वाले फैसले की जो है वो उन्होंने कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट रेफर कर दिया, फिर उसके बाद जो 14 सितंबर वाला वो आना, तो इसलिए वो भी कंट्रोवर्शियल एक सियासी तौर पे, ये नहीं कि उनके फैसले नहीं, लेकिन जो उनके यानी कि रिजर्व सीट्स के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हुकूमत का है कुछ और मानना है, लेकिन वो एक सियासत हुई उसकी वजह से। लेकिन जो मैं जस्टिस जायजा अफरीदी साहब की बात करी पैनल में, तो अच्छा पैनल के अंदर भी लीना मैं आपको ये बताती रहूं कि पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ तो एक्चुअली चाहते थे कि उन्होंने तो जस्टिस मंसूर साहब का नाम भी लिया, उन्होंने कहा इनको, लेकिन वहां पर क्योंकि अगर पीटीआई, ये भी कहा जाता है कि अगर पीटीआई उस दिन बॉयकॉट ना करती तो कम से कम एक पॉलिटिकल प्रेशर होता कि गवर्नमेंट एक साइड पे होती और ये जो थे ये सारे अगर जस्टिस मंसूर के लिए करते तो एक वो थोड़ा सा मामला डिफरेंट भी हो सकते, तो ये भी चीज हमारे एक सामने है।